3, 2, 1. Start. भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने एक बार फिर दोहराया है कि चालू वित्तीय वर्ष में विकास दर 10.5% रह सकती है। अप्रैल की अपनी मौद्रिक नीति की समीक्षा के वक्त ही उसने यह अनुमान घोषित कर दिया था। कोरोना काल में अर्थव्यवस्था का रुख लगातार नीचे की तरफ बना रहा। उसके पहले भी 4-5 तिमाहियों से आर्थिक विकास दर लगातार घटती रही थी। इस वक्त महंगाई चरम पर है। पेट्रोल डीजल की कीमतें काबू में नहीं आ पा रही। लाखों लोगों के रोजगार छिन गए हैं। जिनके पास रोजगार हैं भी उनकी आय घट गई है और नौकरी शुदा लोगों के वेतन में कटौती की गई है। बहुत सारे लघु सूक्ष्म और मझौले उद्योग या तो बंद हो चुके हैं या बंद होने की कगार पर हैं। हालांकि सरकार ने उन्हें नए सिरे से कर्ज लेकर अपनी स्थितियां सुधारने का अवसर उपलब्ध कराया, पर उसका कोई उल्लेखनीय नतीजा नजर नहीं आ रहा। ब्याज दरों के न्यूनतम स्तर पर रखे जाने के बावजूद बाजार में गति नहीं आ पा रही। ऐसे में रिजर्व बैंक के आर्थिक विकास के अनुमान पर स्वाभाविक ही लोगों को हैरानी हो सकती है, मगर रिजर्व बैंक आर्थिक समावेशन की नीति पर चलते हुए इस लक्ष्य तक पहुंचने को लेकर आश्वस्त है। रिजर्व बैंक गलत तरीके से बिक्री, साइबर सुरक्षा, आंकड़ों की गोपनीयता जैसे जोखिमों को प्रभावी तरीके से दूर करने और वित्तीय प्रणाली को भरोसेमंद बनाने को लेकर प्रतिबद्ध दिखता है। इसलिए वह पहुंच, गुणवत्ता और उपयोग के आधार पर समावेशिता सूचकांक तैयार कर रहा है। इसके पीछे उसकी मंशा समझी जा सकती है। पिछले कुछ सालों में व्यापारिक वाणिज्यिक गतिविधियों में असमानता देखी गई। कुछ औद्योगिक घरानों की कमाई तेजी से बढ़ती दर्ज हुई, तो बहुत सारे उद्योगों के लिए अपना अस्तित्व बचाना मुश्किल हो गया। फिर इंटरनेट के जरिए कारोबार करने वाली देशी विदेशी कंपनियों ने मंदी का खूब लाभ उठाया। बिक्री में कई अनियमितताएं भी देखी गईं। इस तरह इसके आंकड़ों की गोपनीयता को लेकर भी सवाल उठे। बड़े उद्योगों के उत्पादक और बिक्री का दायरा संपन्न वर्गों तक केंद्रित होता दिखा। इस तरह व्यापारिक गतिविधियों में एक प्रकार का असंतुलन पैदा हुआ। इससे रिजर्व बैंक कैसे संतुलित कर पाएगा, देखने की बात है। वह खुद भी मानता है कि अभी मांग की कीमत धीमी बनी रहेगी। जाहिर है इसका असर उत्पादन पर पड़ेगा। बाजार में तेजी ला पाना बड़ी चुनौती रहेगी, मगर वह वित्तीय संतुलन और समावेशिता के अपने इरादे में कुछ हद तक सफल हो पाता है तो बड़े और छोटे उद्योगों के बीच बढ़ रही खाई को पाटने में अवश्य कुछ कामयाबी मिल सकती है। अर्थव्यवस्था को मजबूती और टिकाऊपन तभी मिल पाएगा जब लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, और वह तब संभव होगा जब रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अभी स्थिति यह है कि वित्तीय कमजोरी की वजह से तमाम संस्थानों ने अपने यहाँ नई भर्तियों पर रोक लगा रखी है। लोगों की आय बंद या फिर कम हो गई है, इसलिए वे जरूरी खर्चों के मामले में भी मुट्ठी भींचकर चल रहे हैं। ऐसे में नए रोजगार के रास्ते संकुचित हो गए हैं। रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए बड़े पूंजीपति घरानों के वर्कर्स, लघु, सूक्ष्म और मझौले उद्योगों को मजबूती से खड़ा करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा महंगाई रोकने के उपायों पर गंभीरता से अमल करना होगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि रिजर्व बैंक की समावेशिता की नीति इस दिशा में कुछ सकारात्मक परिणाम दे सकेगी।
अफगानिस्तान के कंधार प्रांत में भारतीय मीडिया कर्मी दानिश सिद्दीकी की मौत ने वैश्विक मीडिया जगत को हिलाकर रख दिया। दानिश राइटर के फोटो पत्रकार थे। वे 2 हफ्तों से अफगानिस्तान में थे और जंग की तस्वीरें भेज रहे थे। कंधार के स्पिन बोला दाग जिले में गुरुवार रात अफगान सैनिकों और तालिबान के बीच संघर्ष में मारे गए। दानिश पहले भारतीय मीडिया कर्मी हैं जो अपना काम करते हुए अफगानिस्तान में जारी हिंसा के शिकार हुए हैं। हालांकि युद्ध और हिंसाग्रस्त इलाकों में काम करने वाले मीडिया कर्मियों को ऐसे खतरों का सामना तो हर पल करना ही पड़ता है। गृह युद्ध से जूझ रहे मुल्कों में पत्रकारों पर हमले नई बात नहीं है। युद्ध के माहौल में कब कौन किसकी गोली या बम हमले का शिकार हो जाए कोई नहीं जानता। यह मीडिया कर्मियों का साहस और पेशावर प्रतिबद्धता ही है कि वे जान जोखिम में डालकर अनवरत काम करते रहते हैं। बतौर फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी को जोखिम भरे इलाकों में जाकर काम करने का शौक था। अपने 12 साल के पत्रकारिता जीवन में उन्होंने जो उपलब्धियां हासिल की वे भी कोई मामूली नहीं है। रोहिंग्या शरणार्थियों की पीड़ा को उन्होंने दुनिया के सामने रखा था। इसके लिए ही उन्हें विश्व प्रसिद्ध पुलित्जर सम्मान से नवाजा गया था। अफगानिस्तान में जिस तरह के हालात हैं उनमें वैसे भी मीडिया से जुड़े लोगों के लिए काम करना हथेली पर लेकर चलने जैसा है। 3 महीने पहले तालिबान ने जलालाबाद में रेडियो और टीवी के काम करने वाली 3 महिला पत्रकारों को मौत के घाट उतार दिया था। पिछले 10 महीनों में 20 से ज्यादा मीडिया कर्मी तालिबान की गोलियों का शिकार हो चुके हैं। दुनिया में मीडिया कर्मियों के लिए जो सबसे ज्यादा खतरनाक देश माने जाते हैं अफगानिस्तान भी उनमें से एक है। इस वक्त यहाँ ज्यादातर इलाकों में अफगान सैनिकों और तालिबान के बीच भारी जंग चल रही है। तालिबान का दावा है कि उसने देश के 25% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। उधर तालिबान के चंगुल से मुल्क को आजाद कराने के लिए अफगान सेना भी पूरी ताकत से लड़ रही है। वह जंग ज्यादा घातक इसलिए भी हो गई है कि लड़ाई का मैदान अब रिहायशी इलाके भी बन गए हैं। ऐसे हालात में सेना के साथ रहते हुए जंग की तस्वीरें लेना और उन्हें दुनिया तक पहुंचाना कितना जोखिम भरा काम है इसकी कल्पना करना कोई मुश्किल नहीं है। मीडिया कर्मियों के लिए ऐसे खतरे उनके अपने देश में भी कम नहीं होते। सत्ता की तानाशाही के खिलाफ प्रदर्शनों, भ्रष्टाचार, नागरिक अधिकारों के हनन जैसे मुद्दे पर धरने प्रदर्शनों के दौरान भी सुरक्षा बल मीडिया कर्मियों को निशाना बनाने से नहीं चूकते। ज्यादा चिंता की बात इसलिए है कि अब लोकतांत्रिक होने का दावा करने वाले देश में भी ऐसी प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। पत्रकारों को गैर कानूनी रूप से बंदी बना लिया जाना, गिरफ्तार कर लेना, उन पर ढेरों मुकदमे ठोक देना अब कोई नई बात नहीं रह गई है। इसलिए मीडिया कर्मियों की सुरक्षा एक गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। सवाल है कि अगर मीडिया कर्मी सच नहीं दिखाएंगे तो जनता को असलियत पता चलेगी कैसे। आज अफगानिस्तान की हकीकत मीडिया के जरिए ही सामने आ रही है। दानिश सिद्दीकी गोलीबारी में मारे गए। ऐसी मौत का सामना किसी को भी करना पड़ सकता है, पर मीडिया कर्मी स्वतंत्र होकर काम करते रहें, यह तमाम देशों की सरकारों को अभी सुनिश्चित करना होगा। स्टॉप। Thanks for watching. Like, share, or subscribe.